नमस्कार दोस्तों, लेकर आ चुका हूं रेलवे ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन वालों के लिए रफ्तार सीरीज का लेक्चर नंबर फर्स्ट, जिसमें हम जीके जीएस के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम फिल्टर्ड, एकदम सिलेक्टेड, प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके क्वेश्चंस को डिटेल के साथ कवर करेंगे। यहां पर हम केवल पढ़ेंगे नहीं, रटेंगे नहीं, एक एक क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ समझते हुए चलेंगे। और देख लीजिएगा, आपको अपने एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चन डायरेक्टली इसी सीरीज से मिलेंगे। यहां पर मैंने ऐसे ही नहीं लिखा कि इससे बाहर नहीं आएगा। देख लीजिएगा, एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को चुन चुन के रखा गया है। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, क्योंकि अब से आपको रेगुलर बेसिस पर रफ्तार सीरीज का एक नया लेक्चर मिलता रहेगा। तो इसके बाद आपका सिलेक्शन होकर रहेगा, देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो भाई, आज के लेक्चर का फर्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। निम्नलिखित में से कौन सी थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा है? सभी लोग बौद्ध धर्म के बारे में तो जानते ही होंगे, लेकिन यहां पर चक्कर फंसा हुआ है थेरवाद। ये थेरवाद क्या है? देखिए दोस्तों, जो हमारा बौद्ध धर्म है ना, इसकी दो शाखा है, ठीक है। दो शाखा कह लीजिए, या फिर दो टाइप कह लीजिए, या फिर दो पार्ट कह लीजिए। क्लियर है? कौन सी है? एक तो हमारा थेरवाद ही है, ठीक है, थेरवाद है। एक कौन सी शाखा है? एक शाखा है महावान, एक ये शाखा है। अब दोस्तों, जो बौद्ध धर्म के थेरवाद शाखा के लोग हैं, जो कि थेरवाद को ज्यादा मानते हैं, इनका कहना है कि भगवान बुद्ध जो थे वो एक महापुरुष थे, ना कि वो कोई भगवान थे। और ये देवी देवताओं को मानते नहीं थे, भगवान नहीं मानते थे, ठीक है, नहीं मानते थे। तो ये तो थे थेरवाद कैटेगरी के लोग। दूसरे है महवान। इनका कहना यह था कि भाई महात्मा बुद्ध एक भगवान थे और ये देवी देवताओं को मानते थे, उनकी पूजा करते थे, देवी देवताओं को मानते थे, देवताओं को मानते थे, ठीक है। थे दोनों बौद्धिक, यानी कि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, लेकिन दो कैटेगरी में बटे हुए थे। क्लियर है? क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि भाई जो थेरवाद बौद्ध धर्म है, ठीक है, एक बौद्ध धर्म हो गया थेरवाद, एक बौद्ध धर्म हो गया महावान, ठीक है। तो यहां पर पूछा गया थेरवाद बौद्ध धर्म की पवित्र भाषा क्या है? चार भाषाएं हैं आपके पास और यहां पर थेरवाद की पूछी गई है, तो भाई इनकी पवित्र भाषा है पाली। क्लियर है? एग्जाम में क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि भाई जो महावान बौद्ध धर्म के लोग हैं, इनकी पवित्र भाषा कौन सी है? तो इनकी पवित्र भाषा है संस्कृत। कौन सी? संस्कृत। तो हमारे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? पाली, क्योंकि यहां पर थेरवाद पूछा गया, ना कि महावान पूछा गया है। अब बौद्ध धर्म के बारे में बात हो रही है, तो हम भगवान बुद्ध को कैसे भूल सकते हैं, जिनका पूरा नाम था गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध इनका पूरा नाम था। जन्म जो इनका हुआ था वो 563 में हुआ था और इनका जो निधन हुआ था 583 ईस्वी पूर्व में हुआ था। क्लियर है? जन्म कहां पर हुआ था? लुम्बिनी, ठीक है, लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, जो कि नेपाल में पड़ता है। क्लियर है? एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई इनके पिता का नाम बताइए। पिता का नाम था इनका शुभबोधन, ठीक है, शुभबोधन इनके पिता का नाम था। एग्जाम में माता का नाम भी पूछा जा सकता है, तो नोट करिए, महादेवी इनकी माता का नाम था। क्लियर है? एग्जाम में इनके पुत्र का नाम भी पूछा जा सकता है, तो भाई राहुला इनके पुत्र का नाम था। और अगर बहन सिबलिंग पूछ ले जाए तो भाई नंदा देवी या फिर सुंदरी नंदा, ठीक है, इनकी बहन का नाम था। समझ गए? इनका निधन कहां पर हुआ था? निधन हुआ था इनका उत्तर प्रदेश कुशीनगर में, कुशीनगर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ भी पूछा जा सकता है। एक ही क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन मैंने निकाल दिए हैं, सारी चीजों को नोट कर लीजिएगा। समझ गए? बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, जो कि है नाभिक के सहज विघटन की प्रक्रिया क्या है? नाभिक जानते हो आप क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, ठीक है। सहज विघटन, विघटन का मतलब है जब न्यूक्लियस ब्रेक होता है, ठीक है, टूटता है,
विघटन उसका होता है। तो भाई उसकी प्रक्रिया क्या है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं जब नाभिक स्पॉन्टेनियसली टूटता है, न्यूक्लियस ब्रेक होता रहता है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। देखिए दोस्तों, एक न्यूक्लियस आपके पास है, क्लियर है, ये बिना किसी बाहरी फोर्स के, बिना किसी बाहरी दबाव के, बिना किसी बाहरी रिएक्शन के नेचुरली ब्रेक हो रहा है, नेचुरली ब्रेक डाउन हो रहा है, और इसमें से एनर्जी निकल रही है रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है, लगातार एनर्जी निकल रही है, और ये एक अनस्टेबल एटम है, अनस्टेबल न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, ठीक है, इस प्रक्रिया को बोलेंगे रेडियो एक्टिविटी, या फिर रेडियो एक्टिव, हिंदी में रेडियोधर्मी, क्योंकि बिना किसी बाहरी प्रेशर के, बिना किसी बाहरी छेड़छाड़ के ये नेचुरली ब्रेक डाउन होता जा रहा है छोटे छोटे पार्टिकल में, छोटे छोटे अनस्टेबल एटम्स में या फिर न्यूक्लियस में, क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे हम, रेडियो एक्टिविटी। अब एक दूसरा ऑप्शन है न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। न्यूक्लियर फ्यूजन जब होता है जब दो पार्टिकल कंबाइंड, दो एटम, ठीक है, एक साथ जुड़ते हैं और एक बड़ा स्टेबल एटम बनाते हैं, फिर बड़ा पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है, एनर्जी रिलीज होने के बाद, तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन, फ्यूजन ना कि फिजन, ठीक है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सन है, सूर्य है, इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, इसमें न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, क्योंकि हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन ये रही, एक हाइड्रोजन ये रही, दोनों मिलकर हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है, हीलियम में कन्वर्ट होते रहते हैं, इस रिएक्शन को न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास रेडियो आइसोटोप। रेडियो आइसोटोप वो होता है जब कोई अनस्टेबल एटम ब्रेक होता है, एनर्जी उससे निकलती है और एक स्टेबल हैवी स्ट्रॉन्ग पार्टिकल बनाता है, या फिर कोई भी एलिमेंट जब ब्रेक डाउन होता है नेचुरली और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेबल पार्टिकल बनाता है टूटने के बाद, एनर्जी निकलने के बाद, तो उसको क्या कहते हैं, उसको रेडियो आइसोटोप बोलते हैं। एक ऑप्शन है हमारे पास न्यूक्लियर फिजन। देखिए, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन में डिफरेंस है। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है, जब दोस्तों एक एटम, ठीक है, या फिर एक पार्टिकल बहुत सारे अलग अलग पार्टिकल में ब्रेक होता है, एनर्जी निकलती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है। एक एटम है, मान के चलिए ये है, ठीक है, ये ब्रेक हुआ, इसने बनाए दो, ठीक है, फिर ये आगे चल के ब्रेक हुआ, दो इसने बनाए, ठीक है, दो इसने बनाए, फिर ये आगे चल के ब्रेक हुआ, दो इसने बनाए, दो इसमें से निकले, दो इसमें से निकले, तो मतलब एक चेन रिएक्शन होती है, बढ़ते चले जाते हैं, ठीक है, एक ब्रेक होता है और बहुत सारे पार्टिकल जाके बनते हैं, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जो परमाणु बम होता है उसमें कौन सी रिएक्शन होती है, कौन सी रिएक्शन पे वो काम करता है, तो भाई वो न्यूक्लियर फ्यूजन पर ही काम करता है, तभी तो वो इतना खतरनाक होता है, गिरता एक जगह पर है और ऐसे फैल फैल के बहुत बड़ा एरिया कवर कर लेता है, बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता है। तो चार ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए, समझ आया, ये बताइए मजा भी आया क्या, कमेंट करके बताइए। और इतने सारे लोग देख रहे हैं अभी तक, लाइक क्यों नहीं करा, फटाफट लाइक करिए, नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा, चिंता मत करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा है, रेडियो एक्टिविटी है, क्लियर है, कि नेचुरली जब कोई अनस्टेबल पार्टिकल या फिर न्यूक्लियस ब्रेक डाउन होता है और एनर्जी निकलती है रेडिएशन की फॉर्म में, ठीक है, बिना किसी बाहरी दबाव के। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षेत्र प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है, ठीक है, कौन सा अक्षेत्र है जो कि प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन करता है। प्राकृतिक वस्तुएं कौन कौन सी है, अनाज हो गया हमारा, ठीक है, चावल राइस हो गए, ठीक है, सरसों का तेल हो गया, ठीक है, साथ ही फिशिंग हो गई, ये क्या है, नेचुरल चीजें हैं, ठीक है, नेचुरल उत्पादन हो रहा है, हमें धरती मां दे रही है, ठीक है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है सारे के सारे, ठीक है, इसमें कोई यहां पर साइंटिफिक चीज नहीं लगाई गई है या फिर इसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया केमिकल के थ्रू, ठीक है। वो कौन सा सेक्टर है जो कि नेचुरली प्रोडक्ट हमें प्रोवाइड करता है, तो हमारे पास चार सेक्टर हैं, प्राथमिक सेक्टर है, प्राइमरी सेक्टर, या फिर सेकेंडरी, या फिर थर्ड, या फिर फोर्थ, ठीक है, यूनिटरी, इनमें से कौन सा सेक्टर है, तो भाई इसका सही आंसर है प्राइमरी सेक्टर। किसी भी चीज का, मान के चलिए दोस्तों सरसों की किसी ने खेती करी, उसमें से सरसों निकल के आई, सरसों निकल के आई, हमें सरसों मिली, तो वो क्या है, एक प्राइमरी सेक्टर है। अब सरसों जाएगी फैक्ट्री में, ठीक है, एक्सट्रैक्ट होगी, पिसेगी और उसका तेल बनेगा, एक बोतल में डलेगा और वो आपके घर आएगा, ठीक है,
ये एक पूरा प्रोसेस हो गया। पहला सेक्टर कौन सा था, पहला जो स्टेज थी वो कौन सी थी, प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, क्योंकि यहां पर नेचुरली पूछा गया प्रोडक्ट के बारे में, यानी कि प्राकृतिक वस्तुओं का उत्पादन पूछा गया। तो जितने भी चावल वगैरह ये हो गए, चीनी नहीं आएगी, ठीक है, नेचुरल में चीनी नहीं आएगी, क्योंकि जो चीनी है दोस्तों उसको मिल के अंदर, गन्ना जो है, ठीक है, वो नेचुरल प्रोडक्ट है, लेकिन जो चीनी है वो सेकंड सेक्टर में आएगा, ठीक है, क्योंकि वो इंडस्ट्रियल वाले सेक्टर में आ गया। तो कुछ भी नेचुरल चीज अगर हमें प्राप्त हो रही है तो वो प्राइमरी सेक्टर में आएगा, इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। अब यहां पर सेकंड, तो आंसर इसका ये हो जाएगा प्राइमरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, जिसमें इंडस्ट्रीज आ जाती हैं, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल सेक्टर होता है वो सेकेंडरी सेक्टर। कुछ भी ऐसी वस्तुएं जो कि फैक्ट्री के द्वारा बनाई जा रही है, इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाई जा रही है, क्लियर है, जैसे कि सर पे लगाने का तेल, शैंपू वगैरह इंडस्ट्री में बन रही है केमिकल से, ठीक है, तो वो आता है सेकेंडरी सेक्टर में, वो सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं। एक है टर्टियरी सेक्टर, तीसरा सेक्टर कौन सा है, इसमें हमारी सर्विसेज आ जाती हैं, जैसे कि दोस्तों एजुकेशन या फिर स्वास्थ्य, हेल्थ से रिलेटेड जितने भी सर्विसेज प्रोवाइड कराई जा रही है वो हमारे तीसरे सेक्टर में आती हैं। और एक होता है यूनिटरी सेक्टर, यानी कि जो ऐसी इंडस्ट्रीज होती है, फैक्ट्रीज होती हैं, जो कि कंपनीज होती है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट बनाती है, जैसे कि वही एक पर्टिकुलर कंपनी या फिर 2-3 कंपनी मिलकर एक प्रोडक्ट बना रही है, कई सारे प्रोडक्ट बना रही है, जैसे कि एसी बना रही है, टीवी बना रही है, रेफ्रिजरेटर बना रही है, ठीक है, बहुत सारी कंपनीज उसमें, किसी की चिप अलग है, किसी की मोटर अलग उसमें है, ठीक है, किसी का कंप्रेसर है दूसरी कंपनी का, तो बहुत सारी कंपनी मिलकर बहुत सारे प्रोडक्ट अगर बना रही है तो उसको बोलेंगे यूनिटरी, यानी कि एकात्मक क्षेत्र। समझ गए, प्यारा सा क्वेश्चन है बहुत ही। नेक्स्ट है, यहां पर खालिस्तान है, मतलब किसका पूछा गया, किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र तैयार किया गया था। श्वेत पत्र की बात हो रही है, किसके द्वारा संवैधानिक सुधारों पर श्वेत पत्र जारी किया गया। यानी कि दोस्तों जब भारत के ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे तो उस टाइम पर एक ऐसी सिचुएशन आई थी, अंग्रेजों ने कहा कि भारत के संविधान में कुछ बदलाव किए जाएं, ठीक है, क्योंकि भारत के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो तो संविधान की मांग कर रहे थे, पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे, तो वो सोच रहे थे कि इन लोग को हम खुश कर दें और कुछ चेंजेस कर दे ताकि ये लोग भी खुश हो जाएं। यानी कि संविधान में सुधार के लिए कुछ, या फिर भारत के लिए संविधान बनाने के लिए एक श्वेत पत्र तैयार किया गया था। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये जो सफेद कागज था, व्हाइट पेपर था, ये किसके द्वारा जारी किया गया था। ऑप्शन 4 आपके पास है। सबसे पहले तो वुड्स कमीशन क्या है इसको हम समझते हैं। वुड्स कमीशन जो लाया गया था वो आपका, वुड्स कमीशन लाया गया था 1854 में। 1854 में इसमें क्या था, ये था दोस्तों शिक्षा से के सुधार के लिए, शिक्षा सुधार के लिए इसको लाया गया था भारत के अंदर। शिक्षा, इंग्लिश को इंप्रूवमेंट करने के लिए, एजुकेशन सिस्टम को सुधारने के लिए अंग्रेजों ने एक वुड कमीशन बैठाया था, ठीक है, 1854 में। एक है आपका हंटर आयोग। हंटर आयोग क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था, 13 अप्रैल, क्लियर है। तो भाई जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ उसकी मतलब उसको कि भाई क्यों हुआ, ये सारे के सारे कारण जानने के लिए एक कमेटी जो कि उस चीज को रिव्यू करेगी, एक कमेटी बनाई गई थी, कमीशन बनाया था हंटर कमीशन। इसको अपनी रिपोर्ट देनी थी कि भाई किसने आदेश दिए, कितने लोग यहां पर मारे गए, क्या रियली में 2000-3000 लोग मारे गए, कितने लोग घायल हुए, इस चीज को लेकर एक कमीशन बनाया गया था, क्लियर है। तो ये 2 ऑप्शन तो हमारे बाहर निकल गए। हंटर कमेटी जो थी वो शिक्षा सुधार के लिए थी और ये जलियांवाला बाग के लिए था। एक सरकारिया आयोग बना था। सरकारिया आयोग जो बना था ये 1983 में बना था, आजादी के बाद, जो कि जस्टिस सरकारिया, ठीक है, जस्टिस थे, जस्टिस सरकारिया ने इसको जारी किया था। जो आपके यूनियन है, ठीक है, सेंट्रल है और जो स्टेट है, उनके बीच में जो संबंध है, उनकी रिलेशनशिप को रिव्यू करने के लिए इस कमीशन को बनाया गया था, सरकारिया कमीशन को बनाया गया था। समझ गए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है सरकारिया कमीशन, जो कि आरएस सरकारिया के द्वारा बनाया गया था, आरएस सरकारिया द्वारा, ठीक है, जस्टिस आरएस सरकारिया। तो ऑप्शन कौन सा बचता है, साइमन कमीशन बचता है। तो भाई व्हाइट पेपर कमीशन जो जारी किया गया था, जो श्वेत पत्र जारी किया था, वो साइमन कमीशन ने जारी किया था। साइमन कमीशन 7 लोगों का एक ग्रुप आया था जो कि भारत के लिए संविधान बनाने के लिए आया था, लेकिन इसमें 7 के साथ अंग्रेज थे, जिसका भारत के फ्रीडम फाइटर्स ने जमकर विरोध किया था और जिसमें लाला लाजपत राय की भी मौत हो गई थी क्योंकि उनके ऊपर लाठीचार्ज हुई थी। उन्होंने गो बैक साइमन का नारा लगाया था, ठीक है। तो भाई जॉन साइमन
जॉन साइमन इसके अध्यक्ष थे जिन्होंने श्वेत पत्र भारत के अंदर जारी किया था। एग्जैक्टली साइमन कमीशन ने 1935 में इस श्वेत पत्र को जारी किया था कि भारत के अंदर हम एक नया संविधान बनाएंगे, ठीक है, जिसका भारतीयों ने तो विरोध ही किया था। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति की पूर्ण आनुवंशिक संरचना कौन है? किसी मतलब जो कोई भी व्यक्ति है उसकी कंप्लीट जेनेटिक स्ट्रक्चर क्या है? कंप्लीट जेनेटिक स्ट्रक्चर किसमें बसती है किसी इंसान की? बहुत सिंपल सा आंसर है, आप लोगों को पता है, आए दिन आप पिक्चर टीवी में देखते हो, डीएनए। डीएनए है दोस्तों, किसी व्यक्ति की शरीर की पूरी जो संरचना है वो डीएनए में ही तो बसती है। इसको आप जीन भी बोलते होंगे, तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, सामजीनी या फिर जीन, जीन होमोजीनियस या फिर डीएनए, कुछ भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं, बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन वर्ष 1928 में ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या में शामिल था? जॉन सैंडर्स कौन था? 1928 में गो बैक साइमन के नारे लगे, साइमन कमीशन आया, 7 लोगों के सदस्य था, सभी गोरे लोग थे, भारत के किसी भी सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया था, सड़कों पे उतर गए थे और लाला लाजपत राय इन्होंने गो बैक साइमन का नारा लगाया था, जिसके बाद लाठीचार्ज हुई और लाठी उनके सर पर लगी, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। क्लियर है? ये जो आदेश दिया था लाठीचार्ज का, ये दिया था दोस्तों जॉन सैंडर्स ने, जो कि एक पुलिस अधिकारी था, पुलिस अधीक्षक था, ठीक है, जॉन सैंडर्स ने आदेश दिया था। तो इस चीज का बदला लेने के लिए, लाला लाजपत राय जी की मौत का बदला लेने के लिए भगत सिंह जी ने एक प्लान बनाया कि हम इसे मौत के घाट उतारेंगे। तो इन्होंने गोली मारकर जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी। लाहौर कॉन्स्पिरेसी के नाम से इसको जाना जाता है, लाहौर में ही यह हत्याकांड हुआ था, जिसके बाद भगत सिंह और उनके 2 साथी सुखदेव और राजगुरु को भी जेल में कैद कर दिया गया और फाइनली उनको 23 मार्च 1931, डेट नोट करिए, 23 मार्च 1931 में फांसी की सजा दी गई है और इसी दिन को शहीद दिवस के नाम से भी जाना जाता है। कौन से दिवस के नाम से? शहीद दिवस, ठीक है, याद रखिएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भगत सिंह जी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा खेल ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है? ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, देखिए एक विंटर ओलंपिक होते हैं, लेकिन यहां पर ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक के बारे में पूछा जा रहा है। अब ऑप्शन में एक स्नोबोर्ड है, स्नोबोर्ड जाहिर सी बात है बर्फ की बात हो रही है, तो भाई ये विंटर ओलंपिक गेम है, ठीक है, तो ये तो इसका आंसर नहीं है, ये सर्दियों में खेला जाता है। कार्लिंग ये ओलंपिक में लिस्टेड नहीं है। एक है स्केलेटन, ये भी विंटर में खेला जाता है। एक ये सब डिवीजन लिखा हुआ है मैंने यहां पर, स्केट बोर्डिंग, एक होता है स्केट बोर्डिंग, यही वो गेम है जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में शामिल है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में खेला जाता है, ठीक है दोस्तों। एग्जाम में पूछा जा सकता है 2028 का जो ओलंपिक गेम होंगे वो कहां पर होंगे? वो होंगे LA, लॉस एंजलिस, और वो कौन सा एडिशन होगा? वो आपका 34वां एडिशन होगा ओलंपिक का, जो कि आपका जुलाई अगस्त 2028 में होने वाले हैं, नोट करिए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खेल या फिर खेलों में भारत ने वर्ष 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता? यार मतलब बहुत बड़ी उपलब्धि है, लगातार 1928 से 1956 तक ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता। कौन से खेल में भारत ने? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हॉकी खेल में भारत ने 1928 से लेकर 1956 तक लगातार गोल्ड मेडल जीते और भारत ने 8 गोल्ड मेडल लगातार शायद जीते थे। कितने? 8 गोल्ड मेडल हैं भारतीय हॉकी टीम के पास अब भी, समझ गए दोस्तों। और ये जो 1928 में पहला जो ओलंपिक हुआ था ये एम्स्टरडैम में हुआ था, ठीक है, नीदरलैंड एम्स्टरडैम में ये ओलंपिक हुआ था, जिसमें गोल्ड मेडल जीता। हर 4 जब भी ये हुआ था, ठीक है, हर 4 साल बाद होता है ना, फिर 1932 में हुआ, ठीक है, फिर 1936 में हुआ, तो हर एक ओलंपिक में ये भारत की जो हॉकी टीम थी वो गोल्ड मेडल लेकर आ रही थी, समझ गए। और अभी बताया 34वां जो एडिशन होगा वो LA लॉस एंजलिस अमेरिका में इसका एडिशन होगा, किसका? ओलंपिक का।
पेरिस ओलंपिक अभी अभी गए हैं आपके 2024 में। तिब्बत में किस नदी को सिंगी खंबन शेर का मुहाना कहा जाता है? यानी कि भाई इन चारों में से कौन सी नदी को तिब्बत में सिंबी खंबन शेर यानी कि शेर के मुंह वाली नदी कहा जाता है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, सिंधु नदी। इंडस रिवर जो कि भारत में भी बहती है, पाकिस्तान में भी बहती है और तिब्बत में भी बहती है। ये जो नदी निकल के आती है ना, ये मानसरोवर झील से निकल के आती है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कहां से? मानसरोवर झील से ही निकल के आती है, समझ गए? और कहां पर गिरती है? अगर ये भारत है, यहां बेज ऑफ बंगाल है, BOB, ठीक है, और यहां अरेबियन सी है, तो ये अरेबियन सी में गिरती है। कहां पर गिरती है? अरेबियन सी। अब यमुना नदी की अगर हम बात करें, एग्जाम में क्वेश्चन पूछना लिया जाए, यमुना नदी जो निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां पर है? उत्तराखंड में। दूसरी नदी का नाम दिया हुआ है ब्रह्मपुत्र जो कि तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक से ही। तीसरी नदी है गंगा, ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। कहां पर पड़ता है? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अब जैसे ही गंगा नदी कहां पर बनती है? गंगा नदी देवप्रयाग उत्तराखंड में एक जगह पड़ती है जहां पर एक अलकनंदा, एक भागीरथी, ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी, ये दो नदी मिलती है। उसके बाद जो नदी निकलती है वो बनती है हमारी गंगा। भारत के अंदर 2500 किलोमीटर की दूरी ये तय करती है। जब जाके गंगा नदी कहां पर गिरती है? बे ऑफ बंगाल में गिरती है। बट गंगा नदी जब आगे चलकर देवप्रयाग से चलकर त्रिवेणी संगम कहां पर है? ये प्रयागराज में है, प्रयागराज में है, ठीक है, इलाहाबाद, ठीक है। तो यहां पर गंगा नदी हमारी यमुना नदी आती है और साथ ही एक सरस्वती आती है, और ये त्रिवेणी संगम पर गंगा, यमुना, सरस्वती, ये तीन नदी एक जगह मिलती है, त्रिवेणी संगम बनता है प्रयागराज के अंदर। जिसके बाद आगे बढ़कर ये जो नदी रहती है वो हमारी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती है। याद रहेगी, ये चीज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान बजट को के रूप में संदर्भित करता है? भारत का संविधान बजट को किसके रूप में संदर्भित करता है? सिंपल सा आंसर है दोस्तों, वार्षिक वित्तीय विवरण, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रूप में संबोधित करता है। किस आर्टिकल में इसके बारे में हमें ज्ञान मिलता है? आर्टिकल अनुच्छेद 112 में इसके बारे में जानकारी मिलती है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। दल बदल विरोधी कानून से संबंधित भारतीय संविधान की अनुसूची कौन सी है? अब यहां पर अनुसूची की बात हुई है तो भाई इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्केड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फिलहाल भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं, लेकिन जब कभी भारत का संविधान बना था उस टाइम पर केवल 8 ही अनुसूचियां थी। उसके बाद संविधान में काफी सारे अमेंडमेंट, संशोधन किए गए, जिसके बाद 4 और अनुसूचियां बढ़ा दी गई, जिसके बाद अब भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। अब क्वेश्चन में पूछा जा रहा है दल बदल विरोधी कानून है एक, उससे संबंधित हमें कुछ प्रावधान मिलते हैं, उससे संबंधित जानकारी कौन सी अनुसूची में मिलती है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची में मिलता है हमें दल बदल विरोधी कानून के बारे में चीजें? 10वीं अनुसूची में मिलता है। इसमें क्या होता है, देखिए दोस्तों, पहले इस अनुसूची को जोड़ने के बाद क्या होता था, जो विरोधी पार्टी के लोग थे, विरोधी दल के लोग थे, वो दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेते थे बिना किसी प्री इंफॉर्मेशन की, अपनी मर्जी से दल बदल लेते थे। क्लियर है? जो विधायक होते थे या फिर एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते थे। क्लियर है? लेकिन फिर इनके लिए इन पे प्रतिबंध लगाने के लिए कुछ कानून बनाए गए कि आप अपनी मर्जी से ऐसे दल नहीं बदल सकते। जो ये कानून है इनके बारे में जानकारी 10वीं अनुसूची में मिलती है। अब सवाल उठता है कि भारत के संविधान में ये 10वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? ये 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, 52वां संशोधन किया गया। कौन सा? 52वां संशोधन भारत के संविधान में किया गया एग्जैक्टली 1985 में, जिसके बाद इस अनुसूची को ऐड कर दिया गया। अब आप पूछोगे कि भैया आपने 10वीं अनुसूची के तो बारे में बता दिया, पहले तो 8 ही अनुसूची थी, 9वीं कहां छोड़ दी? 9वीं अनुसूची जो भारत के संविधान में जोड़ी गई थी ना, इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फैक्ट यह है कि भारत के संविधान में पहला जो संशोधन किया गया था, कौन सा? फर्स्ट संशोधन।
पहला संशोधन किया गया था 1951 में, भारत के संविधान में पहला संशोधन किया गया था। और भाई 9वीं ही अनुसूची जोड़ी गई थी। 9वीं अनुसूची में क्या है? 9वीं अनुसूची में कुछ ऐसे कानून हैं जिनके प्रति आप कोर्ट में, न्यायालय में याचिका दायर नहीं कर सकते, उनके प्रति आवाज नहीं उठा सकते। क्लियर है? ठीक है, तो उनके प्रति आप कुछ भी नहीं कर सकते। कुछ ऐसे फिक्स कानून हैं, ठीक है, जैसे कि जमीन, इससे रिलेटेड कुछ, क्षेत्र से रिलेटेड कुछ इस टाइप के कानून है। वो मैं आपको किसी दिन वीडियो में कवर करा दूंगा डिटेल से, कॉन्स्टिट्यूशन वाली वीडियो में। ठीक है, समझ गए दोस्तों? तो ये पहला संशोधन हुआ था और पहली अनुसूची जो है उसमें राज्य और संघ के बारे में बात कही गई है। तो ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। 8वीं अनुसूची जो है उसमें 22 भाषाओं का वर्णन है। समझ गए? नेक्स्ट है, मुख्य चुनाव आयुक्त को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? मुख्य चुनाव आयुक्त, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, राष्ट्रपति द्वारा। भारत का जो राष्ट्रपति होता है ना, वही चीफ इलेक्शन कमिश्नर को नियुक्त करता है, नियुक्ति पत्र देता है, शपथ दिलाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में जो आपको जानकारी मिलेगी वो अनुच्छेद आर्टिकल 124 में मिलती है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अब फिलहाल चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार, GY ज्ञानेश कुमार। ठीक है, ये इलेक्शन कमिश्नर है। क्लियर है? और साथ ही अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए कि भाई फिलहाल इलेक्शन कमिश्नर कौन है, तो डॉक्टर सुखवीर सिंह और विवेक जोशी। सुखवीर सिंह, डॉक्टर सुखवीर सिंह और साथ ही विवेक जोशी। मैं समझाऊंगा आपको क्या मतलब है इसका, जोशी। अब देखिए दोस्तों, जो एक इलेक्शन कमिश्नर बनता है ना, वो 3 लोगों से बनता है, जिसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है जो कि ज्ञानेश कुमार है। फिलहाल इनसे पहले राजीव कुमार थे और ये शायद 25वें नहीं 26वें, सॉरी ये 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। ठीक है, इनसे पहले राजीव कुमार थे। ज्ञानेश्वर कुमार एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर, साथ ही 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं जो कि फिलहाल सुखवीर सिंह है एक और दूसरे विवेक जोशी। इन तीनों लोगों को मिलाकर ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनता है। तो एग्जाम में चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी पूछा जा सकता है, इलेक्शन कमिश्नर भी पूछा जा सकता है। नियुक्त कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। और भारत के राष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? उपराष्ट्रपति, वो सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कौन नियुक्त करता है? ठीक है, मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति ही करता है। उपराष्ट्रपति को कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित में से, सॉरी नंबर 13 है शायद, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का आह्वान दिया था, यानी कि नारा दिया था करो या मरो, डू और डाई? तो भाई जब हर चीज की हद हो गई, अंग्रेज मान ही नहीं रहे थे, फाइनली करो और मरो का नारा दिया महात्मा गांधी जी ने और एक मूवमेंट चलाई जिसका नाम था भारत छोड़ो आंदोलन। क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, ये एग्जैक्टली कब चलाया गया? 9 अगस्त 1942 को इन्होंने शुरू कर दिया था। कहां पर शुरू किया था? ये गवालिया टैंक एक मैदान पड़ता था उस टाइम पर मुंबई में। गांधी जी ने यहां से भारत छोड़ो मूवमेंट की शुरुआत करी, यहां पर बड़ी घोषणा करी थी, यहीं पर करो या मरो का नारा दिया था। गवालिया टैंक जो फिलहाल मुंबई के अंदर है, इसको अब क्रांति मैदान के नाम से जानते हैं, क्रांति मैदान के नाम से इसको अब जानते हैं। ठीक है, करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, इस भारत छोड़ो आंदोलन के बाद गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, इनको आगा खान जेल में डाल दिया गया। ठीक है, कहां पर? आगा खान, जो कि पुणे में है। एग्जाम में पूछा जा सकता है आगा खान जेल कहां पर है? जेल कहां पर है? पुणे, उसमें इनको डाल दिया गया था। अब 3 और आंदोलन है, जैसे कि रोलेक्ट एक्ट है। सही आंसर क्या हो गया इसका? भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पर, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पर करो या मरो का नारा दिया था। एक रोलेक्ट एक्ट है। रोलेक्ट एक्ट जो है 1919 में जारी करा गया था। इसे बिना वकील बिना दलील काला कानून भी कहा जाता था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में शुरू किया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा, सिविल डिसोबीडियंस। असहयोग्य आंदोलन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट 1920 में महात्मा गांधी जी द्वारा ही जारी किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, क्विट इंडिया मूवमेंट। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षेत्र भूस्खलन का एक उच्च भेद्यता अक्षेत्र है? विच ऑफ द फॉलोइंग रीजंस इज अ हाई वेनरेबिलिटी एरिया फॉर लैंडस्लाइड? यानी कि इन चारों में से वो कौन सा क्षेत्र है जहां पर सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड होते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा नीलगिरी। नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में आपने सुना होगा, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ती है। यहीं पर 2021 में जनरल बिपिन रावत जी, जो कि भारत के पहले CDS सिविल डिफेंस सर्विसेज थे, ठीक है, बिपिन रावत जी का 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था और इनका निधन हो गया था, ये शहीद हुए थे। यही है वो नीलगिरी पहाड़ियां। कच्छ जो है ये आपका पड़ता है कच्छ की खाड़ी गुजरात के अंदर, और कच्छ से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट ये है कि कच्छ भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है। कच्छ भारत का लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, सबसे बड़ा, लगभग 4500 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया है। अगर एग्जाम में सबसे छोटा पूछ ले जाए, ठीक है, सबसे छोटा कौन सा जिला है भारत का, वो पुदुचेरी के अंदर पड़ता है। नाम आप सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है, पुदुचेरी के अंदर वो पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती? कौन से समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां पता है क्या होती है? एक कुछ चट्टानें होती हैं जो कि स्पेशली समुद्र के अंदर पाई जाती है, और ये चट्टानें कहीं से बनती है? जो समुद्री जीव जंतु होते हैं ना, जो वो मर जाते हैं, ठीक है, उनके जो अवशेष होते हैं इकट्ठा होके बन जाते हैं कुछ छोटी छोटी बड़ी बड़ी चट्टानें, समुद्र के अंदर बनती है। ये स्पेशली उन्हीं समुद्र के अंदर बनती है जो स्लाइन होता है, यानी कि जहां पर सबसे ज्यादा नमक पाया जाता है, उसी क्षेत्र में, समुद्र के उसी क्षेत्र में सबसे ज्यादा भित्तियां पाई जाती हैं, ठीक है, प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं। समझ गए? तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस समुद्री क्षेत्र में प्रवाल भित्तियां नहीं पाई जाती पूछा जा रहा है, ठीक है। तो भाई फर्स्ट ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी, जहां पर मछली और नमक का ही उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। यहीं पर तो महात्मा गांधी जी ने नमक बनाया था और नमक कानून तोड़ा था। तो भाई यहां पर तो सबसे ज्यादा पाई जाएंगी प्रवाल भित्तियां, लेकिन यहां पर पूछा गया नहीं पाई जाती। एक है पाक खाड़ी, PALK बे, ये भी श्रीलंका और भारत के बीच में पड़ती है, और यहां पर भी नमक और मछलियों का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है, तो जाहिर सी बात है यहां पर भी प्रवाल भित्ति सबसे ज्यादा पाई जाएंगी। मन्नार की खाड़ी भी श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में ही पाई जाती है, यहां पर भी नमक बहुत होता है। और नंबर डी पर आता है हमारा सुंदरवन जो डेल्टा आपको पता होगा वेस्ट बंगाल के अंदर है, ठीक है। यहां पर ज्यादातर हरियाली है, ठीक है, ज्यादातर हरियाली है सुंदरवन, ठीक है। यहां पर प्रवाल भित्तियां बहुत ही कम पाई जाती हैं। जो समुद्री जीव जंतु है वो भी सुंदरवन में सबसे कम है, इसलिए यहां पर प्रवाल भित्तियां जो है, जो कोरल रीफ्स हैं, वो नहीं पाई जाती। समझ गए ना प्रवाल भित्तियां क्या होती है? क्वेश्चन में पूछा गया नहीं पाई जाती, तो सही आंसर है सुंदरवन, जो कि कहां पर पड़ता है? WB यानी कि वेस्ट बंगाल में पड़ता है, ठीक है। तो भाई ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको आज के लेक्चर में कवर कराए हैं। अब इस क्लास का जो PDF है, पूरा PDF है, इन क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए वो मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, ठीक है। वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके अंदर आपको PDF मिल जाएगा, क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आज के लेक्चर में क्वेश्चंस हमने थोड़े कम ही रखे हैं कि भाई पहला लेक्चर है, नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस की मात्रा बढ़ा देंगे और क्वेश्चंस को हम अच्छे से कवर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, ठीक है। और केवल ग्रुप डी ही नहीं दोस्तों, रेलवे NTPC वालों के लिए भी बिल्कुल फ्री 25 दिन 25 मैराथन की सीरीज शुरू हो चुकी है। वरदान सीरीज इसका नाम है, जो कि आपको डेली शाम 7 बजे मिल रही है। देख लीजिएगा, कल भी आई थी, ठीक है। इसमें भी हम काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों 5 जून से शुरू होने जा रहा है NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम, ठीक है। NTPC ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम शुरू हो रहा है, और NTPC 12th लेवल का जो एग्जाम होगा टेंटेटिवली वो आपका लगभग 5 जुलाई से शुरू होने की उम्मीद पूरी लगाई जा रही है। तो NTPC 12th लेवल वाले भी इस लेक्चर को जरूर देखेगा, वरदान सीरीज को अटेंड करिएगा। 25 दिन 25 मैराथन है, जेएस में गर्दा उड़ा के रख देंगे, ठीक है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था, इस लेक्चर में इतना ही था। पसंद आया हो लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक जितना हो सके उतना करिएगा। PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है टेलीग्राम चैनल के अंदर। मिलते हैं अगले लेक्चर में बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।